बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर था हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पे, तो हमने मुख्तलिफ़ मेथड से अल्केन्स को प्रिपेयर करने का तरीका पढ़ा था। उसमें हाइड्रोजिनेशन हो गया, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, इसके बाद फ्राम कार्बोनाइल कंपाउंड यानी क्लेमेंजर और वुल्फ-किशनर रिडक्शन हो गया, और लास्ट पे हमने ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से ने प्रिपेयर किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें अल्केन्स वाले पोर्शन को मुकम्मल करेंगे। तो उनका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से शुरू करेंगे, यानी कलर, टेस्ट, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी में आपने ये याद रखना है कि जितने भी लोअर अल्केन्स हैं, यानी कार्बन 1 से लेके 4 तक, 4 कार्बन, फर्स्ट 4 कार्बन एटम वाले जो अल्केन्स हैं वो गैशियस फॉर्म में हैं। 5 से लेके ऑलमोस्ट 17 कार्बन एटम्स तक जो कंपाउंड हैं वो लिक्विड फॉर्म में, और जो हायर मेंबर हैं 17 कार्बन 18 प्लस जो हैं वो सॉलिड्स फॉर्म में, वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। और तकरीबन तमाम अल्केन्स में कलर की अगर बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, और स्मेल की अगर बात करें तो ये ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2, अल्केन्स सारे नॉन पोलर्स होते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल हैं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर वगैरह में सॉल्युबल नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जितने भी अल्केन्स हैं वो 2 ही एटम्स पे मुश्तमिल है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। आपने याद रखना है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ठीक है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2, समटाइम कार्बन की 2.4, 2.5 इसी रेंज में होती है। लेकिन अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखें तो कोई अप्रिशिएबली इनमें डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से तमाम अल्केन्स नॉन पोलर्स होते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जबकि बाकी सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए उनमें सॉल्युबल है। ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 3, इनके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स देखें, मेल्टिंग पॉइंट्स देखें, डेंसिटी देखें, तो जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास या नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होते जाते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ में इजाफा होता है। लाइक इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ें मैसेज बढ़ने से या चेन लेंथ बढ़ने से या यूकन से कार्बन एटम बढ़ने से बढ़ती हैं। ठीक हो गया। सिर्फ सॉल्युबिलिटी में आपने याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी इनकी मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से डिक्रीज़ होती है, यानी लोअर जो मैसेज वाले होते हैं वो इजीली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो हायर मैसेज वाले होते हैं वो इतनी आसानी से हल नहीं होते। ठीक। इसके बाद बॉइलिंग में आपने याद रखना है, एक स्टैट शेयर किया गया है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 10 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क होता है हर CH2 के एडिशन पे। यानी आपको पता होना चाहिए मीथेन और इथेन में अगर देखें CH2 का फ़र्क है, इथेन प्रोपेन में अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें CH2 का फ़र्क है, तो हर अगले सक्सेसिव मेंबर में एक CH2 के इजाफे से तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है 20 से 30, 10, 20, 30 इस रेंज में इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड ये है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके बॉइलिंग हाई होते हैं, जबकि ब्रांच चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके बॉइलिंग लो होते हैं। इसकी वजह क्या है? याद रखना है, हमने वंडरवाल फोर्सेस में पढ़ा था कि जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। तो अब खुद देखें, अगर हम स्ट्रेट चेन देखें तो उसमें चेन लेंथ ज़्यादा होती है, और अगर उन्हीं कार्बन की ब्रांच चेन देखें तो उनमें चेन लेंथ कम होती है। दूसरी बात अगर देखें तो स्ट्रेट चेन में जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, ब्रांच चेन में सरफेस एरिया कम होता है। जब सरफेस एरिया कम होगा, एक जैसे एटम्स जब एक दूसरे के क्लोज होंगे तो उनमें रिपलियंस ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेक करना आसान होगा। तो इसलिए स्ट्रेट चेन के बॉइलिंग हाई, जबकि ब्रांच चेन के बॉइलिंग लो होते हैं। और लास्ट पॉइंट इनका मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। इसमें यह चेक किया गया है कि जो इवन मेंबर्स होते हैं इनके बॉइलिंग ऑड मेंबर से हाई होते हैं। ठीक। तो ये थी कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स की अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो ये किस किस्म के रिएक्शंस देते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था कि अल्केन्स का जो सेकंड नेम होता है वो पैराफिन्स होता है। इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पैरा लफ्ज़ लैटिन वर्ड पैरम से निकला है। पैरम का मतलब होता है लिटल यानी कम, स्मॉल, और फिन्स का मतलब होता है एफिनिटी या रिएक्टिविटी। तो अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशन देखें, नॉर्मल सिचुएशंस में देखें, तो इनके ऊपर किसी एसिड का, बेस का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आसान लफ्ज़ों में ये किसी किस्म के भी आयनिक रिएक्शन नहीं देते हैं।
ठीक हो गया। और अगर हम कंडीशन चेंज करें, कुछ हार्श कंडीशंस रखें, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, कैटालिस्ट यूज़ कर लें, तो फिर ये रिएक्शंस करते हैं। और कितनी किस्म के अल्केन्स रिएक्शन देते हैं, याद रखना है 2 किस्म के। नंबर 1 है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, नाम पे फोकस करें, सब्सटीट्यूशन, मुतबादल। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, जो भी अल्केन है उनका जो हाइड्रोजन एटम होता है वो किसी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट से, किसी हैलोजन से या किसी और ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। यानी कार्बन एटम अपने हाइड्रोजन एटम का तबादला अगर किसी और एटम से या एटम के ग्रुप से कर ले, तो ऐसे रिएक्शंस को हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी किस्म है इनके रिएक्शन की थर्मल एंड कैटालिटिक। थर्मल, नाम पे फोकस करें, हीट। इनमें हम टेम्परेचर की मदद से रिएक्शंस करवाते हैं, यू कैन से कंबस्चन इसमें कह सकते हैं, यानी हीट अगर हम दें देन ये कुछ रिएक्शन करते हैं। और कैटालिटिक रिएक्शंस में हम इनके जो रिएक्शंस हैं वो कैटालिस्ट की मौजूदगी में करते हैं। ठीक हो गया। और थर्मल रिएक्शंस में एक बात और याद रखनी है, वो जो हीट है वो सनलाइट्स के थ्रू भी आती है ज़्यादातर, और सनलाइट के थ्रू जब इनको हीट दी जाती है तो जब इनके बॉन्ड में क्लीवेज वगैरह होती है तो इनके फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल क्या है, अभी थोड़ी देर बाद जिक्र करेंगे। तो फ्री रेडिकल्स की मदद से भी ये थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस देते हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अक्सर पेपर्स में भी आता है कि वाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, कि अल्केन्स क्यों कम रिएक्टिव होते हैं। तो आपने याद रखना है, इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह, या यू कैन से फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा, पहली वजह इनकी ये है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जितने भी अल्केन्स हैं उनमें 2 एटम्स है देखा जाए तो, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मैंने बताई है 2.4 या 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, 2.1 इस रेंज में होती है। ठीक, तो अगर हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखें तो सिर्फ 0.4 का फ़र्क है, यानी बहुत स्मॉल डिफरेंस है। इस स्मॉल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों एटम इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। जब ये इक्वली अट्रैक्ट करेंगे तो नतीजे में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो होता क्या है, क्योंकि कोई लूज पॉइंट किसी भी, अगर दोनों कार्बन और हाइड्रोजन को देखें तो ये शेयर्ड पेयर को इक्वल अट्रैक्शन से खींच रहे हैं। इट मीन यहाँ कोई वीक पॉइंट नहीं है। वीक पॉइंट होने का मतलब कि ये नॉन पोलर है। वीक पॉइंट होने का मतलब है कोई रीएजेंट इनके ऊपर किसी किस्म का अटैक नहीं कर सकता, उसको अटैक साइट नहीं मिलती। तो दैट इज़ वाई ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और आगे मैं बता रहा था कि आयनिक रिएक्शन नहीं देते, तो जाहिर है जो अगर हम आयनिक कंपाउंड देखें तो उनके 2 एंड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जबकि यहाँ देखें तो कोई चार्ज नहीं है, इवन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव भी नहीं है। तो इट मीन एसिड्स को, बेसिस को, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फर्स्ट रीज़न है इनके लेस रिएक्टिव होने की। रिपीट कर रहा हूँ कि ये नॉन पोलर होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का इक्वली अट्रैक्ट होता है। इनकमिंग एजेंट को कोई साइट नहीं मिलती अटैक की, दैट इज़ वाई ये रिएक्शन नहीं करते। और दूसरा अहम रीज़न है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड का आप लोगों को पता होगा ये हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। तो जब 2 एटम्स, चाहे वो कार्बन टू कार्बन है या कार्बन टू हाइड्रोजन है, जब हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होगी 2 एटम के दरमियान टाइटली अट्रैक्ट होगी, यानी 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होंगे। तो ईजिली किसी भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के लिए ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक हो गया। और अब हम रिएक्शंस की बात करें तो हमने पढ़ा है 2 तरह के रिएक्शंस देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या थर्मल और कैटालिटिक। तो पहले हम जिक्र करेंगे थर्मल और कैटालिटिक का। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है कंबस्चन। व्हाट इज़ कंबस्चन? ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी चीज़ का बर्न होना, किसी भी कंपाउंड का बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबस्चन कहलाता है। कंबस्चन में आपने याद रखना है 2 तरह की कंबस्चन होती है। एक को हम अमूमन कहते होते हैं कंप्लीट कंबस्चन, और एक को हम कहते होते हैं इनकम्प्लीट कंबस्चन। पहले दोनों में डिफरेंस देखें। प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है, कंडीशंस का डिफरेंस है। कंप्लीट कंबस्चन में क्या होता है, हम एक्सेस ऑक्सीजन देते हैं, यू कैन से अनलिमिटेड ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन की कोई टेंशन हमें नहीं होती, यानी खुली ऑक्सीजन उन रिएक्शंस को मिलती है। नतीजे में क्या होता है, अल्केन्स में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स में जितने CH बॉन्ड्स होते हैं सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक हो गया, और मुकम्मल रिएक्शन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबस्चन। और इसकी निशानी है कि हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी कंपाउंड का बर्न होना कंबस्चन कहलाता है। कंबस्चन दो तरह की है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट कंबस्चन जो होती है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और वो ऑक्सीजन एक्सेस होती है और दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सारे CH बॉन्ड टूटते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और जितनी हीट रिलीज होती है उसको हम हीट ऑफ कंबस्चन भी कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात हमने पढ़ी थी रिफॉर्मिंग में कि इनको बर्न करना पड़ता है, यानी कंबस्चन, यानी ये जलते तो हैं लेकिन इन्हें स्टार्ट में जलाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। जिस तरह बाइक्स वगैरह में प्लग स्पार्किंग होती है या फ्लेम वगैरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका स्टेबल बॉन्ड होता है। तो इनिशियली हमें हीट वगैरह सप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन अगर एक दफ़ा इनको आग लग जाए तो ये कम्प्लीटली और स्मूथली बर्न करते हैं। ठीक हो गया। और कंप्लीट कंबस्चन किधर होती है? इंटरनल कंबस्चन इंजन्स में, यानी गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, बाइक्स वगैरह के। ठीक हो गया। दूसरी तरह की ये यूज़ किधर होते हैं? घरेलू जो सिलेंडर्स में मीथेन गैस होती है, घरेलू सिलेंडर जो यूज़ होते हैं, LPG वगैरह हो गई, उसमें भी यही कंबस्चन होती है और नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे कुकिंग वगैरह होती है। और अगर हम बात करें इनकम्प्लीट कंबस्चन की, उसको हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है, यानी ऑक्सीजन एक्सेस में हम नहीं देते। अब क्या चेंज होगी? पहली चेंज, सारे बॉन्ड अब ब्रेक नहीं होंगे, कुछ CH बॉन्ड लेफ्ट अनब्रोकन, यानी कुछ CH जो बॉन्ड होते हैं वो बगैर टूटे बच जाते हैं। नंबर 2, प्रोडक्ट्स देखें, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थी, यहाँ 3 प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और वाटर मिलता है और लेस अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो ये डिफरेंस है कंप्लीट में और इनकम्प्लीट में। इसके बाद हम शुरू करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन हो सकते हैं। सबसे पहले हम आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो हमने जो कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ करनी है वो है कॉपर मेटल। टेम्परेचर हमने रखना है 400, प्रेशर हमने रखना है 200 ATM। नतीजे में हमें सीरीज़ ऑफ कंपाउंड मिलते हैं। सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स को यहाँ तो आपको रिएक्शंस नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आपने इनको याद कैसे रखना है वो देखें। हमारे अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगी, यानी एक हाइड्रोजन की जगह एक OH लग जाएगा। ये है हमारे पास अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो हमें एसिड मिलता है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो कन्वर्जन्स आ सकती हैं, कन्वर्ट करना आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी अल्केन ऑक्सीडेशन करें अल्कोहल में बदलेगी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें एल्डिहाइड और वाटर बनेगा। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और याद रखें ये रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बजाय कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें तो फिर रिएक्शन रिवर्स होगा। यानी आपने याद रखना है, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे राइट हैंड साइड वाले। और अगर राइट हैंड साइड वालों की रिडक्शन करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले मिलेंगे, लेकिन सिर्फ रीएजेंट चेंज होगा, कंडीशन चेंज होगी। तो ये ऑक्सीडेशन आप लोगों ने करनी है। रिपीट कर रहा हूँ, अल्केन अल्कोहल में, अल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में, और कार्बोक्सिलिक बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आता है नाइट्रेशन। नाम पे फोकस करें, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो भी अल्केन होगी, यानी फॉर एग्जांपल मीथेन है तो इसमें 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। नाइट्रिक एसिड को HNO3 लिख सकते हैं या HNO2 लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, NO2 इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड में मिल के बनाएंगे वाटर, और NO2 ग्रुप यहाँ लग जाएगा। लेकिन यहाँ भी याद रखना है कंडीशंस क्या हैं, टेम्परेचर देना पड़ेगा 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये फ्यूल में यूज़ हो सकते हैं, सॉल्वेंट्स में यूज़ हो सकते हैं, और मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी में यूज़ हो सकती है। कौन? नाइट्रो अल्केन्स। तो ये नाइट्रेशन हो गई। इसके बाद लास्ट हमारे पास रिएक्शन है हैलोजिनेशन। नाम पे फोकस करें, हैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हैलोजन। जिस तरह हमने हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हैलोजिनेशन होती है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा हैलोजन से। लेकिन यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, क्या? पहली चीज़ कि ये जो हैलोजिनेशन होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी। ठीक है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, हमारे पास हैलोजन्स मुख्तलिफ हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। एस्टाटीन रेयर है, पीछे रह गई 4,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद ये रखना है कि जो फ्लोरीन होती है ये बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन देती है, यानी इसका रिएक्शन हाईली एक्सप्लोजिव होता है। टू मच हीट इवाल्व होती है, उस हीट को हम अमूमन कंट्रोल नहीं करते तो एक्सप्लोजन हो सकती है, यानी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम इनके जनरल रिएक्शन में फ्लोरीन इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, अगर हम फ्लोरीन इस्तेमाल करेंगे तो फ्लोरीनेटेड कंपाउंड्स बनेंगे, लेकिन वो रैंडम फ्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होंगे। और अगर आयोडीन की बात करें तो इसका रिएक्शन बहुत स्लो और रिवर्सिबल होता है, यानी हमें यील्ड भी बहुत कम मिलती है और जो रिएक्शन होता है वो स्लो और रिवर्सिबल होता है। पीछे हमारे पास रह गए क्लोरीन और ब्रोमीन, तो अमूमन हम यूजुअली हैलोजिनेशन में क्लोरीन और ब्रोमीन इस्तेमाल करते। अगली बात, ये जो रिएक्शन होता है इसमें अगर हम रिएक्टिविटी फिर चेक करें तो हाईली जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो मैंने आपको बताया हम यूजुअली जो रिएक्शंस करते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन से करते हैं। और ये रिएक्शन होता क्या है, ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले भी हुआ था। तो फ्री रेडिकल अमूमन जब भी हम मैकेनिज्म्स करते हैं तो उसके बेसिकली 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है। स्टेप नंबर 1 को हम बोलते हैं इनिशिएशन, यानी रिएक्शन का आगाज़। फिर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन में क्या होता है, हमारा रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जाता है। और फिर होती है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या होता है, रिएक्शन वाइंड अप होता है, यानी पहले रिएक्शन का स्टार्ट होना, फिर रिएक्शन का कंटिन्यू होना, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। तीनों स्टेप्स में डिफरेंस क्या है। इनिशिएशन कैसे होती है, हमारे पास होते हैं क्लोरीन, क्या क्लोरीन गैस, HV का मतलब है सनलाइट। सनलाइट जब इस रेडिकल के ऊपर पड़ती है तो यहाँ होती है होमोलैटिक क्लीवेज। होमोलैटिक क्लीवेज का मतलब ये होता है कि बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इलेक्ट्रॉन इक्वली दोनों एटम्स में शेयर हुए हैं, और नतीजे में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम को मिल जाएगा, यानी ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, नतीजे में फ्री रेडिकल बनेंगे। इधर फ्री रेडिकल साइन है, याद रखना है, नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ये जो फ्री रेडिकल क्लोरीन का बना है, इसके भी ऊपर डॉट है, ये क्लोरीन का रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम को कैप्चर कर लेगा, यानी हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा। गौर करें, जब ये आपस में शेयर करेंगे तो HCl बनेगा, और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन जब वापस मिलेगा तो इस कार्बन का फ्री रेडिकल बनेगा। ये जिधर बॉक्स है यहाँ डॉट आपने लगाना, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास ये फ्री रेडिकल है, ये यहाँ से क्लीवेज करेगा, यानी यहाँ ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन बन जाएगी, और जब इस Cl को वापस इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसके ऊपर डॉट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता जाएगा, यानी प्रोपेगेशन उस वक्त तक होती जाएगी जब तक सारे हाइड्रोजन एटम ख़त्म नहीं हो जाते, यानी रिप्लेस नहीं हो जाते। और जब रिप्लेस होते हैं फिर हमारे पास टर्मिनेशन होती है। टर्मिनेशन में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल आपस में शेयर होके, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में शेयर होके बॉन्डिंग मुकम्मल कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। क्लियर। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अगेन 3 स्टेप्स रिवाइज कर रहा हूँ। इनिशिएशन, जिसमें क्लोरीन के जो रेडिकल हैं फ्री रेडिकल वो प्रोड्यूस होंगे, ये वाले। प्रोपेगेशन में क्या होगा, ये फ्री रेडिकल उस वक्त तक कार्बन पे अटैक करता जाएगा जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते, और अटैक भी हैलोजन का हाइड्रोजन पे होगा। और टर्मिनेशन में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक रिएक्शन कैसे होता है। हमारे पास पहले होती है मीथेन, अगर इसको मैं जनरल लिखूँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाएगा ये बन जाएगी क्लोरोमीथेन, इसको हम लिखेंगे CH3Cl। अब इसमें एक जब हाइड्रोजन कम होगा ये रह जाएगा CH2Cl2, यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जा रहा है, मज़ीद रिप्लेसमेंट होगी तो ये बनेगा CHCl3, और लास्ट पे जब रिप्लेसमेंट मुकम्मल हो जाएगी तो ये बन जाएंगे CCl4। अब ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म आपने कैसे करना है ये आपने समझना है। तो ये चेक करें, हमारे पास क्लोरोमीथेन ऊपर वाले स्टेप में प्रोपेगेशन में बन गई है। अब रिएक्शन कैसे होगा, अब ये एक और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगी, ठीक है, नतीजे में HCl बन जाएगा, और इस कार्बन का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वापस मिलेगा तो ये कार्बन का फ्री रेडिकल है, यानी इसीलिए इसके ऊपर डॉट है। अब हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल बना है ये वाला, ये अब दोबारा रिएक्शन करेगा Cl पे। चेक करें, ऊपर वाले स्टेप में ये जो बना है ये इस क्लोरीन के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा और क्लोरीन का फिर फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है ये अगेन हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, फिर कार्बन का रेडिकल बनेगा,
कार्बन के रेडिकल की अगर हम बात करें तो वो क्लोरीन के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा और नतीजे में क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। लास्ट पे क्लोरीन रेडिकल आखिरी हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा और नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब इन प्रोडक्ट्स के नेम आपको आना चाहिए। अगर हम एक कार्बन एटम है, चेक करें, ये हमने यहाँ पढ़ा था, ये हमारे पास होती है क्लोरोमीथेन, क्योंकि इसमें एक क्लोरीन और मीथेन ग्रुप से आया। नेक्स्ट आपने याद रखना है, इसको हम डाई क्लोरोमीथेन कहते हैं, CH2Cl2। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसको ट्राई क्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और लास्ट पे चेक करें, टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में क्या करना है, बार बार बता रहा हूँ, पहले नंबर पे जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, मैं अक्सर कहता हूँ तो बारी बारी अटैक होगा। पहले क्लोरीन का रेडिकल हाइड्रोजन निकालेगा, कार्बन का रेडिकल बनेगा, कार्बन क्लोरीन का एटम ऐड करेगा, फिर क्लोरीन का रेडिकल बनेगा। क्लोरीन का, जब भी क्लोरीन का, आपने याद रखना, क्लोरीन का रेडिकल बनेगा तो वो हाइड्रोजन को निकालेगा कार्बन से, और अगर कार्बन का रेडिकल बनेगा तो वो क्लोरीन Cl बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। तो ये था हमारे पास हैलोजिनेशन। लास्ट पे हम आते हैं एल्केन्स के कुछ यूजेस, और यहाँ यूजेस हैं मीथेन के, तो आप लोगों ने ये यूजेस भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो पहले जिस तरह मैंने बताया, LPG यानी घरेलू सिलेंडरों में एलिमिनेटेड गैस के तौर पे यूज़ होती है। इसके बाद दूसरा यूज़ देखें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को तैयार करने में इस्तेमाल होती है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये जो भी रिएक्शन की है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, तो ये अल्कोहल्स, फॉर्मल्डिहाइड्स, हाइड्रोजन साइनाइड बनाने में यूज़ होती है, जिस तरह हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किया था। इसके बाद हमारे पास आती है कि ये कार्बन ब्लैक को प्रिपेयर करती है, यानी जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती थी। और कार्बन ब्लैक यूज़ होता है पेंट्स में, प्रिंटिंग इंक्स में और ऑटोमोबाइल टायर्स में। और लास्ट पे आपने याद रखना है कि इससे यूरिया, फर्टिलाइजर्स वगैरह भी मीथेन से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट हम अल्कीन शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।